नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आपने जैसे थंबनेल वीडियो को देख ही चुका होगा। आपने देखा हो कि हम क्या किस चीज़ में हम किस बारे में आज पढ़ने वाले। तो पढ़ने वाले आज हम सेट नंबर 5 सेट 4 कर चुके हैं किसके, आरआरबी एलिफेंट टेक्निशियन परीक्षा के, जो हमारे 2018 में परीक्षा हुई थी उसके हम सेट 4 कर चुके हैं। और आज सेट नंबर हमारा 5 है, जो हमारा 10 अगस्त को 2018 की शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर के मैथ के 20 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, उनको समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन वो किस प्रकार से किए जाएंगे वो। ठीक है, तो किस किन किन चैप्टर से पूछे गए थे हमसे क्वेश्चन और किस प्रकार कैसे आसान तरीके से हम करेंगे उनको। तो वक्त का जना करते हुए इन क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस सेट नंबर 5 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे। ए का मान दिया कितना, ए बराबर हमें दिया उसके -14 + के 4, ये मान दिया किसका, ए का। और बी का मान कितना दिया हमें, 4 - 14। और तब हमें किसका मान बताना है, यहाँ पर ए बी का मान बताना है। ठीक है, तो ए का मान निकालने कितना होगा, -14 + 4 कितना होता है, -10 होता है। तो ए का मान -10, ओके। और बी का मान कितना हो जाएगा, 14 +4 और -14, 14 में 4 घटाएंगे -10 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, और ए और बी का मान बताएं, ए और बी मतलब ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी की गुणा करना है। तो ए का मान कितना 10 और बी का मान कितना -10। ठीक है, इन दोनों गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 धाम 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100 प्लस के। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या दिया, बोर्ड मास वाले चैप्टर से दिया हमें, सरलीकरण वाले चैप्टर से। तो क्या दिया, 78 डिवाइड, फिर ब्रैकेट में -4 और फिर प्लस के माइनस के अंदर 3 और फिर का, और जी फिर ब्रैकेट मजला, फिर उसके बाद 27 डिवाइड, फिर ब्रैकेट में -18 और डिवाइड -2, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखा होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से दोबारा निकालते हैं ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट कल करना, उसके बाद ओफ ओम माने क्या होता है का को हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर उसके बाद का वाले को हल करो, फिर डी डी मतलब डिवाइड, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्सट्रैक्ट करो। तो सीरीज में हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 78 डिवाइड -4, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हल करेंगे तो प्लस गुणा माइनस में करें तो -3 हो जाएगा। फिर का, फिर मजला ब्रैकेट, तो कोई बात नहीं, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। जैसे भागने कितना आएगा, -2 ना, हाँ -2। तो जब माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 नम 18 हो जाएगा। तो 27 भाग कितना आ गया, 9 आ गया प्लस के। फिर मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर 78 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट -4 और -3 का। अब यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 9 तिया 27 आएगा और मझला ब्रैकेट हट चुका अब जा डिवाइड करके। अब इसको इन दोनों गुणा करेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, तो इसको हल करेंगे अब हम, 3 तिया 9 हो जाएंगे, तो -4 और -9 हो गया और डिवाइड 78। ठीक है, तो 78, ये 9 और 4 कितने हो गए, 13, कोई बात नहीं, तो -13 हो गया। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन माइनस के आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर कितना हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कितना, -6, क्योंकि 13 छकी 78 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है। क्या दिया है उसने, उदय मध्यानुपात निकालना, यानी कि रेशो वाले चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा ये। और क्या दिया है, 2 और 9, 2 और 9 नहीं सॉरी 2 और 98 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या, आप फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, अंडर रूट लगाएंगे, किसका, इसकी गुणा कर देंगे, पहले पदी और दूसरे पदी गुणा कर देंगे, हो गया हो गया। अब ये कितना होता है, 98, 98 किसका गुणा होता है, 49 दूनी होता है, तो 49 × 2 हो गया और 2 ये जुगाता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो किसका वर्गमूल होता है, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो ये बाहर निकल गया, और 2 × 2 कितना, 4, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अभी इस साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वो भी ऐसा क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। कितना दिक्कत निकालना है, उसके वर्गमूल निकालना है, किसका, 4, 6 और 2 और 4 का, यानी कि 46, 24 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि हमें किसका वर्ग है ये बताना है। तो किसका वर्गमूल हो सकता है ये, अब ऑप्शन देखो पहले क्या दिया है, 72, 66 और 64 और 68। तो देखो दोस्तों, कितना हमारे पास 46, 24 का वर्गमूल बताना है, और ऑप्शन हमें दे दिया 4, 72, 66, 64 और 68। अब आप देख सकते हो जितना इसका यूनिट डिजिट कितना 4 है, जब भी हम इसका 8 का स्क्वायर निकालते हैं कितना आता है, 4 आता है यूनिट डिजिट। ठीक है, और जब यहाँ पर 6 का निकालेंगे, 66 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 आएगा, और 4 का
6 आएगा डिजिट। तो दो ऑप्शन हमारे पास, दो ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाते हैं, यानी कि इन दो में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं पहला और चौथा ऑप्शन। अब आप देख सकते हो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इतना बड़ा वर्गमूल हम याद ना करके सीधा वर्ग निकालना सीखेंगे। कैसे? जब 68 का स्क्वायर करते हैं कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि 68 गुणा 68 होता है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 64, 64 का 4 का हासिल को कितने हुए 6। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 6 48, दोनों को जोड़ दो और ये हासिल के जोड़ देंगे। तो 8 दूनी 16, 16 6 कितने हो गए हमारे पास 22 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो 102 आ गया हासिल को 10 हो गए। अब इसका 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 चंग 36, 36 और 2 10 कितने हो गए 46, तो कितना का हमारे पास 46 24 क्या हमारे पास है। और कौन सा लेता 68, 68 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 4, तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हम वर्गमूल ना याद करके सीधा वर्ग निकाल लो, उस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कि ऑप्शन वाइज हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप क्या देख सकते हो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है 196 वर्ग मीटर। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी। तो भुजा की लंबाई बताने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल बताना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल होता है इसका, किसका, वर्ग का। ठीक, और वर्गाकार खेत है तो वर्गाकार खेत लिख लेंगे हम, लिख लिया क्षेत्रफल वर्गाकार खेत। तो क्षेत्रफल कितना दिया हमें, भुजा का स्क्वायर जो का तू क्षेत्रफल कितना दिया है 196। तो ये जो स्क्वायर है जब बराबर से इधर जाएगा तो उसके ऊपर वर्गमूल हो जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो वर्गमूल 196। तो 196 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 14। तो भुजा की लंबाई कितनी आ चुकी 14 मीटर। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप देख स्क्रीन पर देख रहे हो क्या क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी जो दो लोग हैं 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। और आगे लाइन क्या दिया इसने, ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, यानी जब तक कार्य कंप्लीट ना हो जाए, यानी कार्य कंप्लीट होने से पहले कुछ दिन पहले उसने कार्य छोड़ दिया, किसने, ए ने छोड़ना पड़ा। और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। तो टोटल कार्य करने में कितने दिन लग गए 16। और यदि अकेला इस काम को करेगा तो 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी पर चले गया था, कितने दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया, किसने, ए ने। ये बात हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो कैसे करेंगे। ए और बी ने किसी काम को 12 दिन में किया है, कितने दिन में 12 में, तो मैं से लिख सकता हूँ ए प्लस बी 12 दिन में किया है। और उसने आगे क्या दिया हमें, ए इस काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी कि सारे काम को ए और बी तो मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेले इस काम को हमारे पास कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में। और इन दोनों का टोटल काम निकालता हूँ कितना हो जाता है 84, इनका एलसीएम कितना होगा 84, और 12 7 84 होता है, और 21 चौक 84 होगा। या क्या होगी, इफिशिएंसी आएगी, क्षमता आगे। ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 4 काम कर देगा। ठीक है, अगर मैं इनकी इफिशिएंसी इसे निकालता हूँ, ए प्लस बी बराबर हमारे पास 7 है, ए का मान कितना 4, तो 4 प्लस के बी बराबर के 7। तो बी का मान निकालने 7 माइनस के 4 हो जाएगा, और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। आ गया बी का मान 3। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, देखो 3 आ गया किसका, बी का मान, और ए का मान 4। अब इसने क्या है, ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टोटल कार्य हमारे पास 84 कार्य करना इनको है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर कितना काम किया इसने, ए ने x दिन काम किया, तो मैंने ए लिया इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, और प्लस फिर और बाकी काम किसने करा, बी ने करा। और कितने दिन करा उसने, 16 दिन करा। अब बी तो शुरू से लेकर आखिर तक लगा हुआ था, और कितने दिन लग गए 16 दिन लग गए। लेकिन इसने कितना काम किया हो मैं पता नहीं, मैंने इसको x मान लिया है। ठीक है, कितने दिन मान लिया x। फिर टोटल इन दोनों का टोटल कार्य निकलेगा कितना होगा 84 के बराबर, तो यहाँ पर मैंने 84 लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ए की इफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर 4 थी, नहीं थी, ए का मान कितना है 4, ए बराबर इफिशिएंसी 4, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी आई 3, और 3 इंटू 16, अरे प्लस है। ठीक है, और बराबर 84, 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x हो जाएगा, 16 दिया 48, 48 इधर अगर माइनस हो जाएगा 84 में से, हो गया ऐसे। अब 14 में 60 के 6, 7 में 4 के 3, तो 4x का मान कितना आएगा 36। अब x इक्वल कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, तो x बराबर 9 आ गया। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। ठीक है, और करना था कितने दिन 16 दिन काम। तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 दिन आ जाएंगे, 7 दिन पहले इसने काम को छोड़ दिया था, किसने, ए ने। तो इसका राइट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बस ये फोकस करना था, आखिर ए ने कितने दिन काम किया, x दिन में काम किया है, मैंने मान लिया, चलो कोई बात नहीं, उसने x दिन काम किया और बाकी बी ने काम किया कितने दिन तक 16 दिन तक। भाई 16 दिन तक तो कार्य कंप्लीट हुआ वो,
और बी आखिर तक लगा रहा है, यानी कि 16 दिन लगाया उसने, टोटल काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए नेक्स्ट 3 दिन काम किया और बी ने 16 दिन तक, इन दोनों को जोड़कर टोटली होके टोटल कार्य के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ से उस कैलकुलेशन करके एक्स का मान निकल गया। एक्स मतलब जितने दिन उसने एक्स ए ने काम किया, तो 9 दिन उसने काम किया, आखिर चला काम कितने दिन तक, 16 दिन तक, तो उसने 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया था। यह इसका आंसर हो जाता है। इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टंकी वाले चैप्टर से, पाइप टंकी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, यदि नहीं है, पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, खाली टंकी से जुड़े हुए कौन, ए बी सी 3 पाइप हैं, और पहले 2 पाइप क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, जो पहली टंकी है, मैंने ए और बी यू सी 3 पाइप है, यदि पहले 2 पाइप क्रम से 4 और 10 घंटे, ये 4 और ये 10, ठीक है, टंकी भर सकते हैं, ये भरने वाले हैं 4 और 10, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली किया जा सकता है, ये 6 घंटे में खाली करते हैं, इसलिए मैंने माइनस को ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 6 दाम 60 होते हैं, और 10 छंग 60 और 15 चौका 60 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनकी इफिशियंसी है, ए की 15, बी की 6 और सी की 10। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, क्या दिया है, भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है या कर देता है, ठीक है। और फिर आगे है, यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर, यानी टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब देखो, टोटल टंकी में कितना पानी आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 60 मतलब इसका कितना भाग भरा हुआ है, 3/5, तो इसका 3/5 निकालता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 × 36, तो 36 लीटर भरा हुआ है। मान लिया 60 लीटर की टंकी है वो, तो 36 लीटर क्या है, भरा हुआ है, तो इसमें 36 माइनस करूँगा, 60 में से कितना आएगा, ये 4 और ये 5 में 3 के 2, तो 24 लीटर उसमें खाली है टंकी, वो 24 लीटर इन तीनों को चलाकर भरे जाएगी। अब आप देख सकते हो कैसे करना है, एक साथ चलाई जा रही तीनों टंकी, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब आप देखो तीनों एक साथ चली है टंकी, मैंने इसने 15 लीटर भरे, इसने 6 लीटर भरे, 15 6 21, और भाई 1 घंटा मान लिया मैंने, 1 घंटा चलाया, कितने बराबर, 15 + 6 और माइनस के 10, क्योंकि सीधो खाली करने वाला है, ठीक है, खाली करने तो इसलिए मैंने कर लिया, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 6 कितने हो गए, 21, 21 में 10 गए 11, तो 11 लीटर यह भर देगा। अरे अभी 24 लीटर बताना मैं कितनी देर में भर देगा, तो 1 घंटा और चलेगा ये, और कितने लीटर भरा, 11 लीटर, ठीक है। तो 1 घंटा कितने के 2 घंटे हो गए, और 11 कितने हो गए, 22 लीटर, ठीक है। और कितने लीटर की जरूरत है हमें, 2 लीटर की, ठीक है, तो 2 घंटे, ठीक है। और जब अगली बारी जब तीनों पाइप खोल लेंगे हमारे पास, कितने लीटर भरेंगे, 11 लीटर तो भरेंगे, और कितने लीटर भरना में, 2 लीटर की आवश्यकता है, लेकिन भरेंगे कितने, 2। तो भैया जब 1 घंटा चलेगा तो 2 की कमी, लेकिन भरवा रहे हैं कितने, 11, तो 2 सही 2/11 लिख सकते हैं, तो गुणा करें कितना, 11 दूनी 22 और 2 तो 24/11 घंटे में इसका आंसर आ जाएगा, वो भी 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। और आपकी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बात 2 घंटे कंप्लीट है, लेकिन आपने 2 कैसे लिख लिया डायरेक्टली यहाँ पर हमें कितने लीटर भरना है, 24 लीटर भरना है, लेकिन हमारे पास 22 लीटर भर चुके हैं, कितने घंटे में, 2 घंटे। जब तीसरा घंटा मोटर इसको चलाएंगे टंकी पाइपों को, तो कितने लीटर की सकता है हमें, 2 की, और कितने भर रहा है वो, 11 लीटर भर रहा है, इसलिए 2 सही 2/11 हो जाएगा। जब इसकी दोनों गुणों करूँगा तो 11 दूनी 22 और 2 24 घंटे आ जाएंगे, यानी कि 24/11, इस प्रकार इसका टाइम निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है, संख्या 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ करके। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये कितना दिया है, 8 3 और 3 7 9 3 7 4 9 5 0 2, ये क्वेश्चन है। और 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, 4 और 2 के स्थानीय मान में अंतर, यह बताना हमें, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, स्थानीय मान में अंतर बताना है। देख अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको, कितना दिया ये, 8 3 3 3 3 7 4 9 5 0 2। अब यहाँ से 4 कहाँ है, यहाँ पर है, इसका स्थानीय मान निकालना है, तो 4 लिखकर कितने बाद अक्षर है 4 के, 2 2 4, तो 4 0 आ जाएगा इसके बाद में आ गया, तो इसका मान आ गया 4 का। अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान, तो 2 कहाँ यहाँ पर शुरुआत में, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2, 2 के बाद कोई अक्षर है नहीं, तो 2 खाली, इसका स्थानीय मान आ गया। अब इसने पूछा 4 और 2 के स्थानीय मान में अंतर, तो 4 का स्थानीय मान 40,000 और 2 का स्थानीय मान 2, अंतर बताना है, यानी कि 40,000 में 2 घटा दो आप,
तो 40,000 माइनस के 2 अंतर निकल का जाएगा। तो कितना आ जाएगा 39,998 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन इसका, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में, किसकी, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में क्या रलाना, क्या करना है इसमें, धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना था, 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। तो मिश्र धातु में तांबे से जस्ते के से निकल का क्रमशः अनुपात कितना था, यानी कि टोटल का मिश्रण का अनुपात हमें बताना है, तांबे से जस्ते का, जस्ते से निकल का, ठीक है, ये बात बतानी है। तो किस किस का अनुपात दिया, तांबे से जस्ते का अनुपात, और जबकि निकल से जस्ते का अनुपात, तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, जस्ता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, तांबे से जस्ते का, तो तांबा मैं टी मान लेता हूँ और जस्ते को जे मान लेता हूँ, लेकिन जिंक कहते हैं जस्ते को आखिर में, और कॉपर तांबा होता है, ठीक है। तो 17:7 दिया, यानी कि 17 इस प्रकार दे दिया, और यहाँ पर निकल मान लेता हूँ मैं, और फिर इसने क्या दिया अगली लाइन में, निकल से जस्ते का अनुपात, निकल से यानी कि शुरुआत में निकल का अनुपात दिया, यानी कि 4, निकल कितना है 4, यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जस्ते कितना दिया 3। तो इस प्रकार हो जाएगा ये। हो जाने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर तो जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है, तो जो उसके सामने का आता है वो यहाँ पर आ जाएगा और वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इनका डायरेक्टली सबका रेशो हो जाएगा, 17×51 होते हैं, और 7×21 होते हैं, और 7×4 = 28 होते हैं। तो कितना अनुपात आ गया दोनों का, तांबा जस्ता निकल का 51:21:28, जो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया है इसने रेखीय समीकरणों वाले क्वेश्चन, तो कौन सा चैप्टर, जियोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, रेखीय समीकरणों x + के 2y - के 8 = 0 और 2x + के 4y = 16 के युग्मों के हलों की संख्या है, यानी कि इसके युग्मों के हलों की संख्या बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण क्या दी उसने, x + क्या रेखीय समीकरण है हमारे पास सारी है, क्या रेखीय समीकरण, ठीक है। और क्या दिए x + के 2y और - के 8 = 0, इसको मैं क्या करता हूँ समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ, और दूसरी समीकरण क्या दी उसने, 2x + के 4y और बराबर के 16, ठीक है। इस प्रकार ये समीकरण थे, 16 को मैं क्या करता हूँ बराबर से इधर ले आता हूँ, तो 2x + के 4y - के 16 हो जाएंगे और बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इतना होने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे इन समीकरण की, 1 मिनट, समीकरण 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर जब जाके इसके युग्मों का हल निकलेगा, ठीक है, युग्मों की संख्या निकालेंगे करने पर, ठीक है। तो मानक समीकरण क्या होते हैं हमारे पास, मैं लिखा था आपको लिख के, तो मानक समीकरण होती है ax + के by + के c = 0, ये मानक समीकरण होती है, ठीक है। इससे तुलना करेंगे कैसे, पहली समीकरण की और दूसरी समीकरण की, फर्स्ट समीकरण का हमारे पास ये है। अब यहाँ पर a है तो a को क्या लिख लेते हो a1, तो a1 का मान कितना वहाँ पर x गुणा में 1 है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर b ये, तो b गुणा में क्या y, यानी कि y गुणा में क्या 2, तो b का 1 का मान कितना हो गया 2, और फिर c1 कितना हो जाएगा -8, तो कितना है -8 हो गया। इतना आने के बाद फिर समीकरण 2 की तुलना करते हैं इस समीकरण से, तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, तो a2 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है, वो भी कितना हमारे पास 4, और यहाँ पर c2 का मान कितना है -16 हो गया इतना। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसके समीकरणों के युग्मों के हलों की संख्या, यानी कि इसके हल निकलेंगे समीकरण के युग्मों के, वे कितने होंगे ये बात हमें बतानी होगी, ठीक है। तो युग्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, a1/a2 होते हैं बराबर किसके होते हैं b1/b2 और c1/c2, इस प्रकार हम निकालते हैं। आखिर ये होंगे नहीं होंगे, अब देखते हैं कैसे। a1 कितना मान है हमारे पास, बराबर नहीं आएगा, सॉरी, एक कोमा आता है, यानी कि a1/a2 a2 b1/b2 और c1/c2 इस तरह होता है। तो a1/a2, a1 कितना 1 और a2 कितना है 2, तो 1/2 कोमा, फिर b1/b2, तो b1/b2 तो कितना ये 2/4, ओके। फिर c1/c2, ये कितना हो जाएगा -8/- के 16, तो माइनस से माइनस खत्म, और 8 का 8, 8 दूनी 16, और 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास सभी मान कितने आ रहे हैं 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि सभी मान क्या आ रहे हैं हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, और बराबर c1/c2, यानी कि इसके युग्मों की संख्या कितनी पता चल रही है, अनंत है, क्योंकि इसके सभी मान बराबर 1/2 के आ रहे हैं, यानी कि ये रेखा है संगामी रेखा, यानी कि रेखा है समीकरण हो गया, यानी कि संगामी समीकरण हो गया, यानी कि इसके अंततः
संख्या कितनी होगी, इसके युग्मों की अनंत होगी। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। कितना अनंत, यानी कि कितने युग्मों की संख्या होगी, इसके अनंत होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर 0 दिया हुआ है, जो कि इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार की क्वेश्चन दिया है किससे, बोर्ड मास वाले चैप्टर से, सरलीकरण से। कैसे करेंगे, सबसे ब्रेक बोर्ड मास क्या होता है BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है का, यानी सबसे पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को हल करेंगे, और जब का होगा तो का को हल करेंगे। फिर डी मतलब डिवाइड, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इस क्रम वाइज में इस क्वेश्चन को हल करना पड़ता है हमें। तो इसमें क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, हाँ जी ये रहा ब्रैकेट। तो उस ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि ब्रैकेट वाले अंदर वाली चीज़ को। तो 60 भाग 5 गुणा ब्रैकेट, सबसे पहले यहाँ क्या है, ब्रैकेट के अंदर भाग और माइनस है, सबसे पहले भाग किया जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, तो 16 माइनस के 4 आ जाएगा, और ये भाग 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद 60 भाग 5 गुणा ब्रैकेट, अब 16 में से 4 गए, कितने बचे 12, और भाग 3। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर गए भाग, तो ब्रैकेट के भाग की करे जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। 16 भाग 5 गुणा 12, ब्रैकेट हटा दिया, और भाग 3। अब भाग करेंगे, 3 चौक 12 गुणा 5 और भाग 60। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है गुणा और भाग, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो 12 5 से जब काटोगे तो 12 है, और गुणा 4, तो 12 चौक 48। जिस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लालू और बालू, क्या दिया है, लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है हमें। तो 1 मिनट रुको, आपको क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 कैसे करेंगे, लालू और बालू, लालू में लिख लेता हूँ एल से डिनोट, और बालू को बी से डिनोट कर लेता हूँ। उनकी वर्तमान आयु का आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो मतलब 1 और 2 दिया, किसका, प्रेजेंट, यानी कि परसेंट ईयर का रेशो कितना दिया है वर्तमान आयु का, 1:2 दिया है। तो मैं इसके साथ में एक्स लगा लेता हूँ, लगा लिया, कोई बात नहीं। और आज से 7 वर्ष के बाद, मतलब x + 7, रेशो मतलब बटे 2x + 7 के 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, मतलब 3/5 हो जाता है। तो 3/5 को बराबर में लिख देने का योग, 7 वर्ष जोड़ के उनका आयु में। ठीक है, तो वह बड़े की वर्तमान आयु बतानी, मतलब अगर जो 1 साल का या 2 साल का, यानी कि बालू की उम्र बतानी है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 की गुना हो जाएगी 5x + 7 हो जाएगा, बराबर 3 की इसमें हो जाएगी, तो 3 × 2x + 7 हो गया। इस प्रकार 5 के अंदर गुना करते हैं, 5x और 5 × 7 = 35, 3 दूनी 6x और 3 × 7 = 21, 3 के अंदर गुना करिए, 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21। इस प्रकार होने पर 6x इधर है, 5x इधर है, तो 5x को इधर ले आता हूँ और 21 को इधर ले आता हूँ मैं। तो 21 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, और 6x 5x भी इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। हो गए, अब 6x में से 5x गए, बचे कितना 1x, और 35 में से 21 गए, कितने बचे हमारे पास, बचे 9 और 5 14। तो x का मान कितना है 14, यानी कि छोटे वाले लालू की उम्र कितनी है, x थी ना, 1x थी, तो कितने वर्ष का, 14 वर्ष का, और वो कितने का है, डबल, यानी कि 2x। तो 2x यानी कि बालू 2x है, तो मतलब 2 × 14, 14 दूनी 28, 28 वर्ष उसकी उम्र है वर्तमान। ठीक है, और हमें वर्तमान आयु बतानी थी उसकी, तो जो कि चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी। गुणनफल 40 प्राप्त करने के लिए क्या करना है, गुणनफल 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए, यानी कि किससे गुणा करो जिससे कि गुणनफल कितना हो, 40 प्राप्त हो। जैसे कि 13 क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनफल कितना हो रहा है, माना फर्स्ट इंटू सेकंड 2 संख्या होगी, गुणनफल निकल कर आएगा हमारे पास, आगा नहीं आएगा। जैसे कि 2 × 4 8 ही तो आता है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर कितना है 8 आया। इस प्रकार हमें क्या दिया है, पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या ने दिया कितनी दी है 6 सही 2/9, और गुणनफल कितना दिया 40, और पहली संख्या में बताने ने किस संख्या से गुणा करी, तो मैंने x से गुणा कर दिया, तो यहाँ से x का मान बता दूंगा मैं सिंपली। तो x गुणा 6 9 6 54, 54 और 2 56/9 बराबर 40। ठीक है, 9 वहाँ पर गुणा पहुँच जाएगा और 56 इसके बट्टे में आ जाएगा, जो कि x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 × 4 और 0 जो के तू, और 14 चौक 56, इस प्रकार हो गया। अगर 2 से डिवाइड और कर देता हूँ मैं इसको, सॉरी आपको दिखना होगा इस प्रकार, 4 से मैंने डिवाइड करा, 4 दाम 40 और 14 चौक 56, 14 आएगा। 2 से डिवाइड और कर लेता हूँ, 2 7 14 और 2 5 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 × 9 और बटे 7, तो 9 5 45/7,
तो कितना आ रहा है 45/7। इसको डिवाइड करके लिखता हूँ अगर मैं सही के रूप में, एक्स का मान कितना आ जाएगा 7×5 = 35, 7×6 = 42 और बचे 3/7, यानी कितना है भागफल आ गया और ये कितना है शेषफल और बटे में भाजक, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यानी कि किस संख्या से गुणा करेंगे 6 से 3/7 से 6 से 2/9 में गुणा करेंगे, जब जाएगा हमारे पास कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो दिया है पाई चार्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, यानी कि डीआई वाले चैप्टर से। तो क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या दिया है आपको। पाईग्राफ से चैप्टर से क्वेश्चन दिया है, तो दिया है क्वेश्चन इसने 2009 में, यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 रुपये थी। कितनी 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलों कितने अधिक बेची गई, यानी कि जो हरे रंग की तुलना में बेची गई पीली मोटरसाइकिलें कितने अधिक बेची है और कितने रुपए में बेची है। ठीक है, और कितने बेची उसने ये पूछा है, तो कोई बात नहीं। इसने परसेंटेज दिया हुआ है, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, सुनहरी, भूरी, इस प्रकार की परसेंटेज दी हुई है। टोटल परसेंटेज कितना बैठ रहा है 100, और मान कितना दिया उसने 10,000, तो 100 के बराबर 10,000 हो जाएगा। लेकिन जो भी कोई चीज़ होती है परिणाम में 100% होती है, और जो टोटल का प्राइस बताया 10,000 रुपये, तो 100% हम बराबर भी रख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि टोटल योग जोड़ दो परसेंटेज का और उसके बराबर रखकर हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो सबसे पहले किसके अपेक्षा करा है उसने, हरा। हरा कितना परसेंट बेच रहा है 5% अब 8%, तो हमारे पास 8% है हरा। और पीला कितना है, पीला हमारे पास 10% मोटरसाइकिलें बेच रहा है, तो कितना अधिक है 2% अधिक बेच रहा है 2%, कोई बात नहीं। अब हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना है 100%, और बेच रहा कितने में, वो बेच रहा हमारे पास 10,000 रुपये में। ठीक है, अब 100 इसके बटे मारे तो 1% का मान आ जाएगा, 10,000 बटे 100, और कितने का मान बताया मैं 2% का बताना है, तो 2 से गुणा कर दूँगा दोनों साइड, तो 10,000 बटे 100 गुणा 2 जीरो से 2 जीरो उठ गई, और 100 गुणा 2 200, तो 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि पहला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या, व्यंजक x² प्लस के ax प्लस b को, यानी कि व्यंजक दिया है x² प्लस के ax प्लस के b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब x + 3 से समीकरण को विभाजित यानी भाग दी जा रही है, और शेषफल -1 प्राप्त होता है, तो और व्यंजक दूसरा व्यंजक देने दूसरे समीकरण देते क्या दिया, x² प्लस के bx प्लस के a जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है, तो a प्लस b का मान हमें बताना होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ उसने, अब देखते हैं। x + 3 से जब भी विभाजित करने की बात होती है तो x + 3 बराबर कुछ व्यंजक हमारा इस प्रकार रहा होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर अगला किससे डिवाइड कर रहा है वो x - 3 थे, तो यहाँ पर भी x - 3 बराबर 0, मतलब x बराबर के 3, यहाँ पर -3 और यहाँ पर x बराबर 3। तो सबसे पहले समीकरण में किसके द्वारा दे रहा है भाग, वो x² प्लस के ax प्लस के b को, तो यहाँ पर x का मान कितना रखना है मुझे -3, और शेष कितना बचा रहा है वो -1 फर्स्ट समीकरण में इस वाली में, तो x का मान है -3 रखा, स्क्वायर प्लस के a गुणा -3 और प्लस के b, और बराबर कितना शेषफल -1। इस प्रकार हो गया। इतना होने के बाद 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस के माइनस गुणा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -3 है प्लस के b बराबर के -1। तो भैया 9 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो -3 है प्लस के b तो बराबर -1 और -9, 9 इधर अगर माइनस के हो जाएगा, तो -3 है प्लस के b बराबर -10। इस समीकरण को 3 मान लेता हूँ, और मैं जो शुरू की समीकरण है हमारे पास x² प्लस के ax प्लस के b, यह समीकरण 1, और दूसरी समीकरण क्या दिया मैं x² प्लस के bx प्लस के a, यह समीकरण 2। ठीक है, इस प्रकार मैंने समीकरण मान लिए हैं। इतना मानने के बाद यह समीकरण 3 हो गए, तो इस प्रकार अब समीकरण 2 से x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 का स्क्वायर और प्लस के b गुणा 3 और प्लस का a, और शेषफल कितना बच रहा है 39 बच रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस के 3b होता है, प्लस का a होता है, बराबर 39। 9 इधर अगर माइनस हो जाएगा, 3b प्लस का a बराबर 39 माइनस के कितना 9 इधर माइनस के हो गए, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ a प्लस के 3b बराबर 39 में 9 हो गए 30, तो ये समीकरण 4 हो गया। अब इसके बाद मैं समीकरण 3 और 4 को क्या करता हूँ, इसको इक्वल करूँगा, यानी कि इसको यहाँ से a और b के मान निकाल लूँगा। कैसे, अब आप देख सकते हो मैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 में 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो -3 है प्लस के b और बराबर -10। ठीक है, और यहाँ पर जब 3 से समीकरण 4 मैंने 3 से गुणा करे तो 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 × 9 भी हो जाएगा, और 30 × 90 हो जाएगा। हो गया, क्या कर रहा जोड़ रहा हूँ मैं, ओके।
प्लस के 3 है और माइनस के 3 है, कैंसिल आउट, प्लस के 9 भी, प्लस के बी तो प्लस के 10 बी, और 39 प्लस के और माइनस के 10, तो कितने बचे हमारे पास? अरे गुना गुना भी तो नहीं यार, 30 दिया 90 होता है वो, सॉरी, ठीक है, 90 में से 10 गए 80, तो बी का मान कितना आ चुका हमारे पास? 8। 10 से भाग देते हैं यहाँ पर हम, तो 8 आ जाएगा बी का मान। अब बी बराबर 8 मैं क्या करता हूँ, समीकरण सॉरी 4 में रख देता हूँ, बी बराबर 8 समीकरण 4 में, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ए प्लस 3 गुणा 8, ए प्लस 3 गुणा 8 बराबर के 30, तो 8 या 24, 30 माइनस के 24, तो ए का मान कितना आएगा? 6, ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार अब हमें क्या बताना था कि ए प्लस बी का मान बताना था, तो ए प्लस बी मतलब 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 8 14, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारे पास? ये परसेंटेज वाला 14 क्वेश्चन था, और ये हमारे पास कौन सा है? 15, ठीक है। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 ही है। अब देखते हैं पढ़ते से क्वेश्चन क्या दिया है। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले, यानी किसी त्रिभुज का आधार है उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, और त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यानी कि त्रिभुज के आधार की ऊंचाई और उसके चतुर्भुज वाले की भी ऊंचाई का अनुपात रेशो बताना है हमें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार मतलब ब्रेथ, यानी कि बी मान लिया मैंने, और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई तो होता है एच मान लिया, ठीक है। और ये त्रिभुज होगा इधर चतुर्भुज मान लिया, समांतर चतुर्भुज, वो क्या होता है? वो होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अभी आप रुको, यहाँ पर मैंने इसने क्या दिया है? किसी त्रिभुज का आधार मतलब किसी त्रिभुज का आधार है उसके समान मतलब बराबर है उसके समान क्षेत्रफल, यानी कि किसका? त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखा मैंने? 1/2 लंबाई गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया, उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज का आधार का आधा है, मतलब उसका समांतर चतुर्भुज का आधार नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है। किसका? इसका क्षेत्रफल। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और एक और बात होता है, यहाँ पर जब लंबाई गुणा चौड़ाई है तो यहाँ पर मैं 1 और 2 करके रेशो मानना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर 1 मान ले तो हाइट को, और इसको 2। और अब एक और पॉइंट पढ़ना पड़ेगा समय, क्या बोला है उसने? किसी त्रिभुज का आधार है उसके समान क्षेत्रफल वाले, यानी कि जो उसके समान है कि बराबर है क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज का आधा है, चतुर्भुज के आधार का आधा है। किसका? त्रिभुज का आधार, यानी कि मान लिया इसका B1 है ना, किसका? त्रिभुज का आधार B1 है, तो इसका चतुर्भुज का आधार कितना होगा? 2B1 होगा, क्योंकि इसके आधा है यो B1। मैं तो 1/2 फॉर्मूले का है, ये B क्या है? ब्रेथ मतलब आधार, चौड़ाई कह देते हैं जिसको हम, तो B क्या है? चौड़ाई मतलब आधार है, और ये क्या है? आधार, इसका भी यानी कि चौड़ाई है ब्रेथ, तो इसके आधा है मतलब 2 है तो ये 1 है ना याद है। तो इस प्रकार हमने यहाँ से हाइट का रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H1 को उसके बटे में ले जाओ या H2 को उसके बटे में ले जाओ, और बाकी को ऐसे टेस्ट कर लो। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 1/2 B1 H1 बराबर के 2B1 H2 हो रहा है। इस प्रकार B1 से B1 काट देता हूँ मैं, तो H1 अपॉन H2 हो गया, और इधर 2 पहुँच गया और बटे में 1 आ गया, तो रेशो कितना आ गया? H1 अपॉन रेशो H2, H1 रेशो H2 मतलब 2:1, तो रेशो कितना आ गया? 2:1, जो हमें हाइट का रेशो बताना था। कितना आ जाएगा? 2:1, क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसने क्या दिया है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 17 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट तो क्वेश्चन उसने दिया है, दलों और उनके द्वारा जीती गई सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है, ठीक है। कोई दल दिया है, उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या दी है और तालिका में सूचीबद्ध है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। वैसे किस प्रकार उसने सूची बनाई हुई है, तालिका बनाई हुई है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर, जो आंकड़े दिए उसने, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। जितने भी चुने गए उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बतानी है। ये पार्टी ABCD 4 पार्टी है, और दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर ये क्या हमारे पास इसमें सदस्य खड़े हुए थे, जो उनकी टोटल योग करके बताना पड़ेगा हमें कितने हैं, ठीक है। तो इनका योग करके बता देंगे हम, 40 + 5 इस तरह करके। तो सबसे पहले A की जोड़ेंगे हम, कैसे? A पार्टी है, तो दक्षिण में उसने 40 प्राप्त करी,
और पूरब में 37 फिर 35 और उसके बाद 27। ठीक है, तो दोनों का योग कितना करना आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 7 19 का 9 होगा, 4 3 7 और 3 10 और 2 12, 3 और 3 6 4 10 और 2 12, तो 129 ए ने एक्सेप्ट करें, यानी कि सदस्य है उसके ए पार्टी के। बी कितने हैं, 6 + 26 + 76 + 86, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24 का 4 होगा, 7 और 2 9 और 2, 7 और 2 9 9 और 8 17, 17 और 2 19, तो 194। अब पार्टी सी आ जाएगी। पार्टी सी कितने सदस्य थे, 83 + के 71 + के 4 + के 21, 4 और 1 5, 5 और 6 6 और 3 9, तो 9, 8 7 15, 15 और 2 17, तो 179। अब पार्टी डी आ जाती है हमारे पास, कितने, 1 + 7 + 3 + 11, तो 7 और 3 10 और 1 11, 11 दूनी 22। अब हम टोटल का योग करते हैं, 9 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 4 24 का 4 का हासिल को 2, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 2 20 और 20 और 2 22, हासिल 2 लगे थे, हासिल को 2 3 और 2 5, तो 524 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है इसको टोटल योग करके बताना, यही बताना था। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया उसने, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से, आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस क्वेश्चन को भी, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, यानी कि भाई 3 वर्ष में कोई साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितना, 5250 रुपये है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बात हमें बताने, यानी कि यही टाइम है, यही परसेंटेज है, और बस हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना होगा। सबसे पहले हमें इसमें मूल राशि यानी मूलधन प्राप्त करना होगा, तो हमारे पास मूलधन प्राप्त करने हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज दिया उसने, हाँ दिया है 5250, मूलधन दिया नहीं दिया, तो हमें निकालना है। दर कितनी, 5% लिख लिया, समय कितना 3 वर्ष, और बटे में 100, 100 वहाँ पर गुणा पहुँच जाएगा, तो 5250 गुणा 100 और बटे में 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। जब मैं 15 से डिवाइड करता हूँ उसको, 15 चौका 60 होता है, 15 45 बचे 7 और 15 पंजे 75 कट गया, तो कितना का मूलधन, मूलधन बराबर आ गया हमारे पास 350 गुणा 100 35,000, तो मूलधन कितना का हमारे पास 35,000। अब निकालना क्या हमें, समान दर और समान अवधि यानी समान टाइम है, तो मैं निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। देखो कैसे निकालना है, मैंने लिखा यहाँ पर मूलधन 35,000 और कितने 3 वर्ष, तो 3 रेशो बनेंगे यहाँ पर, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, और रेस परसेंटेज क्या है 5%। तो जब इसका 5% का ब्याज लगेगा इसका 35,000 पर, तो आप यहाँ निकाल सकते हो 35,000 गुणा 5%, तो कितना हो गया 35 गुणा 5, तो 5 0 5 5 25, 5 15 15 2 1750 रुपये इसके ब्याज के आ जाएंगे आगे पहले साल में, फिर दूसरे साल में भी आएंगे आगे। लेकिन 1700, जब पहले साल में 1750 रुपये ब्याज के मिल गए कोई बात नहीं, जब दूसरा साल चला तो 1750 35,000 रुपये मिल गए, फिर 1750 पे मिलेंगे हमें ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज चले, ब्याज में ब्याज भी लगेगा भाई। मूलधन पे तो मिलेगा 1750, लेकिन 1750 पे भी 5% का ब्याज लगेगा, तो 1750 गुणा 5/100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, और 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करूँगा 2 टे 16, 2 से 14, 2 पंजे 10, तो 87.5 रुपये यहाँ पर भी पहुँच जाएंगे हमारे पास दूसरे साल में। जब तीसरा साल होता है यानी कि 3 साल का तो पता ना हमें, तो 1750 मिलेंगे किस पर 35,000 पर, फिर तीसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा 1750 पे कितना 87.5, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज ये ब्याज के पैसे और ये ब्याज के पैसे कितने लगे 87.5, तो इसमें 87.5 लगेगा, लग गया। और लेकिन ब्याज हमारे पास एक और भी तो था, ये ब्याज लगेगा 87.5 पे भी 5%, तो 87.5/100 इस प्रकार होएगा, पॉइंट से हटाए 0, इन दोनों की गुणा करें कितना 5 5 25, 5 7 35 और 2 37 और 5 8 40 और 3 43, 100 गुणा कितना होगा 1000, तो जब 1000 से भाग दूंगा कितना का 4.375, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4.375। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों को जोड़कर अरे टोटल को जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, इनको सभी को जोड़कर ये क्या है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है। तो CI प्लस कितना हो जाएगा 1750, 1 2 3 तो गुणा 3 कर देता हूँ, प्लस के ये 87.5 1 2 3 3 गुणा, तो 3 गुणा कर दी, प्लस के 4.375, तो भैया कितना हो गया 3 0 3 5 15 17 51 51 अरे 5250, और इन्हीं गुणा करता हूँ 3 5 15 और 3 7 21 सर 1 22 3 8 24 24 और 2 26 262.5 और प्लस के 4.375,
इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर नहीं सॉरी, अभी जोड़ेंगे इसको हम। 7 और 5 तो जुगाता हूँ, 5 और 3 8 हो गया, जोड़ ले पॉइंट। 2 और 4 6, 5 और 6 11 का एक का, और जी 2 और 2 4 और 1 5 और 5, तो 5516.875 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। 5516.875 मतलब 87, तो कौन सा ऑप्शन है 88 आ रहा है ना सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 19। तो क्या दिया है, यो दिया है इसने, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। कौन? सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है यदि किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा, ये बात बताना है। यहाँ पर लिखा मैंने सूर्या और यहाँ पर मैंने लिखा रम्या। उसने क्या दिया है, 40 दिन कम लेता है। कौन? सूर्य नहीं, रम्या। अब मैंने मान लिया अगर सूर्य जो एक्स दिन में काम निपटा लेता है तो ये 3x दिन में काम को निपटाए। कितने दिन में निपटा रहा है? 3x दिन में। तो भाई मैंने सूर्य को मानना x दिन और उसको मानना 3x, क्योंकि उसकी स्पीड 3 गुना तेज है। किसकी? सूर्य की, रम्या से। तो 3 गुना तेज से काम कर रहा, मतलब ये तो भाई एक काम कर रहा, मतलब एक काम को 1 घंटे में कर लेता है जो 3 घंटे में कर रहा है एक काम को। कौन? रम्या। तो उसने क्या बोल रहा है, रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में, ये दिनों का तो टाइम लिया मैंने, समय, दिनों की तुलना में 40 दिन कम ले रहा। तो कितने दिन कम ले रहा है यहाँ से? 2x ही तो ले रहा है, और कितना क्या है उसने? 40। तो 40, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ गया इतना। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो 20 आ जाएगा, और 20 दिया 60 आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा होगा क्या क्या मैंने बोला है। तो 20 और 60 आ गया। अब यहाँ पर कोई काम है, मैंने मान लिया एक काम है, सूर्य कितने दिन में कर लगा? 20 दिन में। कोई बात नहीं, प्लस दोनों मिले काम कर रहे हैं उस काम को मैं, और उसी काम को एक बी और रम्या करा कितने दिन में? 60 दिन में। तो टोटल कितने दिन में कर देंगे इस कार्य को? एक काम को 20 दिन में करेगा रियो, एक काम को 60 दिन में करेगा। तो इन दोनों का योग बताना उस टोटल कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो यहाँ पर 60 गुणा वहाँ पर 20 गुणा वहाँ पर 60 प्लस 20 और 60 गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा? 60 गुणा 20, 2 6 दूनी 1200। तो 60 दूनी गुणा 20 कितना? 1200 एलसीएम। तो 60 और 20 कितना होते हैं? 80 और बटे 1200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/15। तो 8 से डिवाइड करके कितना है? बटा 15। ये कितना है काम, और ये कितना है इसकी टाइम, कितना ले रहा है? निकल दिन का देते हैं, तो 1/15। तो एक कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? दोनों मिलकर 15 दिन में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 दिन, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। यदि मीनार से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी? तो एडवांस से हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्या दिया है, सॉरी देखते हैं, बता रहा हूँ। तो 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है कि शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। तो क्या दिया उसने? 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है, ठीक है, और मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो भैया क्या कह सकते हैं हम? 30 डिग्री मीनार के उन्नयन कोण की दूरी, उन्नयन कोण है मीनार का, और जी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस प्रकार कोई हमारे पास कोई मीनार होगी, ठीक है, इसको मैं एम नाम देता हूँ और इसको डी नाम दे देता हूँ, दे दिया। और यहाँ पर उसने क्या कहा? 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म पर, 7 मीटर ऊंचे, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफार्म है, मतलब यहाँ से आते ही कोई दूरी हो गया, इस प्रकार कोई प्लेटफार्म होगा और इसको यहाँ पर उन्नयन कोण बनाएगा इसका, ये किसका? इसका, किस मीनार का? मीनार का कितना है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण बन गया यहाँ पर, यहाँ से आता क्या? ऊंचाई होगी इसकी मीनार की, इसको मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। और उसने प्लेटफार्म की क्या दिया? मैं ऊंचाई भी दी है, कितनी? अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लेटफार्म की ऊंचाई, वो है प्लेटफार्म की दूरी जो दी है, यानी कि यहाँ से आता की दूरी 50√3 और ऊंचाई दी है 7 मीटर, यानी कि यहाँ से आता की दूरी यहाँ 7 है, ठीक है, 7 मीटर, और यहाँ से आते की दूरी है कितनी? 50√3। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? अब आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी डिस्टेंस दी है प्लेटफार्म की कितनी? 50√3, और ऊंचाई कितनी दी है? 7 मीटर, और हमारे पास उन्नयन कोण देखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो एस मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मतलब एडी बराबर कितना? ऊंचाई मीनार की। और क्या बताना है इस क्वेश्चन में हमें? तो
एच का मान ही बताना है, नहीं मीनार की ऊंचाई बतानी है इस क्वेश्चन में। तो क्या दिया, बी डी बराबर, सॉरी यो ए यो बी, और इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको ई मान लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास मैंने पॉइंट के नाम दे दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार होने के बाद तो हमारे पास बी डी बराबर सी ई है, इसको इधर कर लिख लेता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ, बी डी बराबर के सी ई है, कितना है 7 मीटर, हो गया। अब यहाँ पर 50√3 मतलब डी ई बराबर के बी सी, कितना है 50√3। इतना होने के बाद कोण ए सी बी कितना है, कोण ए सी बी बराबर के 30 डिग्री। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में निकालना है इसका क्षेत्र, जो भी निकालना हाइट। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना ए बी और जी कर्ण कितना होता है बी सी, सॉरी लंब बटे आधार होता है कर्ण, लंब बटे यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। और ए बी का मान कितना हमारे पास भाई है ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, हाइट टोटल है इतनी है, और ये यहाँ तक कितनी ऊंचाई है 7, तो h माइनस के 7 हो जाएगा ए बी का मान। और बी सी का मान 50√3, कहाँ बी सी बराबर 50√3, तो 50√3 होगा। tan 30 का मान कितना होता है, सॉरी आपको दिखना होगा इसे क्या है मैंने, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और h माइनस के 7 बटे 50√3, ठीक है, ये बटे √3 है ये। अब यहाँ पर 50√3 मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ, तो 50 या सॉरी आपको इसे डिलीट काट सकते हो, √3 से √3 कट गया, तो 50 वहाँ पर गुणा पहुँच गया, 50 बराबर के h माइनस के 7, तो 7 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो 50 प्लस के 7, तो h बराबर कितना आएगा 57 मीटर, यानी कि उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है 57 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, आखिर इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 21 दे दे इस चैप्टर में, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन पेपर में 21 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, उसके ऊंचाई के बराबर है, कितनी है उसकी ऊंचाई के बराबर है, और अंक ऊंचाई के बराबर है, का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी कि शंकु जो लंबवृत्तीय शंकु है ना उसका आयतन और अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तथा शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताना है, यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का रेशो बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले बात जो उसका फॉर्मूला होगा, सॉरी क्या दिया उसने, शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, मान लिया उसकी हाइट h बराबर कितना दिया है r1 मान लिया मैंने, माना क्या दिया है उसने, हाइट बराबर कितना है r1 मान लिया, और उसकी अर्धगोलिक त्रिज्या, अर्धगोला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r2, ये r1 ये r2, इस प्रकार मैंने डिनोट कर लिया इनको। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आता है शंकु का, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल बराबर किसका है, अर्धगोला, ठीक, इसका होता है 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 1/3 पाई r स्क्वायर। सॉरी दोस्तों इसमें आयतन की बात की हुई इसने, अभी सोच रहे फॉर्मूला, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों बराबर दिया, यहाँ पर त्रिज्या का रेशो उसने पूछा है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r कितना है इसका 1 और इंटू h, और अर्धगोले का आयतन वो कितना होता है, होता है 2/3 पाई r, 2/3 पाई r क्यूब, पाई r कितना इसका त्रिज्या 2 है, r2 उसका क्यूब हो गया। और h बराबर कितना है हमारे पास r1, तो यहाँ पर r1 लिखूंगा और पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर इंटू r1 बराबर r2 का क्यूब, इतना होने के बाद, और ये 2 भी है गुणा में, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर r1 का क्यूब और 2r2 का क्यूब, तो r2 इसके बटे में आ जाएगा, तो r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब बराबर के 2, मतलब r1 अपॉन r2 का होल क्यूब बराबर 2 लिख सकता हूँ। जब क्यूब बराबर से इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, r1 अपॉन r2 बराबर √2, यानी कि क्यूब रूट 2 हो जाएगा, क्यूब रूट 2 बटे 1, तो r1 इन कोम रेशो r2 का मान कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 2 रेशो 1, तो आंसर इसका ये हो जाएगा।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। सिर्फ हमने इसमें फॉर्मूला लगाकर इसको हल किया है। तो एडवांस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 जितने भी आए हैं, आप इनको अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।